हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग RICE के रिगार्डिंग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। RICE का हमारा कौन से इंस्टीट्यूट में कितने कितने सीट्स हैं ईच कोर्सेज के लिए, और कितना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेबस क्या है, और उसका मार्क कैलकुलेशन का मेथड जिसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो उसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं और क्या कुछ रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं RICE के रिगार्डिंग। ठीक है, तो RICE बेसिकली एक बीएड प्रोग्राम ऑफर करता है, सिर्फ बीएड नहीं, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे BA बीएड। लेट मी शो यू। BA बीएड, BSc बीएड, MSc एड 6 ईयर, BEd 2 ईयर, BEd MAd 3 ईयर, MA इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कोर्स 2 ईयर का है जो न्यू ऐड हुआ है, और MAd जनरली 2 ईयर। सो डिफरेंट टाइप कोर्सेस हमको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे RI भुवनेश्वर, RI मैसूर, RI अजमेर, RI भोपाल और RI नॉर्थ ईस्ट RI वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन और एक RI इस बार ऐड हुआ है, उसका नाम है RI नेलोर, जिसमें MA इन टेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर इंटीग्रेटेड वाले तो इंटीग्रेटेड करेंगे, लेकिन जो भी BA वाले हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं BA में या फिर BSc में, तो BEd को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए MA इन एजुकेशन के मुकाबले। अगर किसी को MA इन एजुकेशन में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन BEd का ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू MA इन एजुकेशन। और ये इंस्टीट्यूट भोपाल में है जो ये दोनों न्यू ऐड हुआ है। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन हम पोस्टुलेट्स में देखेंगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हुआ तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सब कंडक्ट होने वाला है एग्ज़ाम किस तारीख को, 26 जून 2025 को। और अगर कोई अपना स्टेट का BEd का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल BEd या फिर उड़ीसा BEd, तो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहता है। रीजनिंग उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप जाके सिंपली RI भुवनेश्वर की वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो एक पोस्टुलेट दिखा रहा है ओपन करने के लिए, तो जैसे यहाँ पर मेंशन है 29 को अपना क्या है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन स्टार्टिंग था, और एंडिंग सबमिशन डेट है 17 जून, और एग्ज़ाम डेट है 29 जून को। तो हमको कम टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगर हमने कुछ प्रीवियस नॉलेज है या फिर इस डेट के अंदर हम लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं, अपने जितने भी डेज़ रिमेनिंग है, लगभग हमारे पास 25 to 27 डेज़ रिमेनिंग है, तो उसके हिसाब से अगर हम ठीक से प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो हमारा ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। और इसके अंदर वेरियस स्टेट का कोटा रहता है, तो डिपेंड करता है बहुत सारे, जैसे उड़ीसा का है, उसमें कट ऑफ उड़ीसा का बहुत ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट जो भी RI भुवनेश्वर के अंडर आता है। तो डिफरेंट स्टेट के लिए, डिफरेंट RI के लिए ये कट ऑफ वेरी करता है। ऐसा भी हो सकता है कोई अच्छा मार्क लेके आया है और उसका होम टाउन में ही RI है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो उसके पाने का चांसेस कम हो जाता है, या फिर उसके लिए RI में कम सीट अवेलेबल है तो उसके पाने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट फैक्टर वेरी करते हैं। और अभी हम जो भी इसके सीट अवेलेबल है उसका रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या किस सोर्सेज से प्रिपेयर करना है, या फिर टीचिंग एक से क्या आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन कर लेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ये वाला PDF ओपन होता है, PDF है, तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप जाके RICE के वेबसाइट के अंदर से ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है, मतलब 4 ईयर कोर्सेज, 6 ईयर कोर्सेज, 3 ईयर BEd MAd कोर्सेज, ये वाला कोर्सेज जो PG कर चुके हैं उनके लिए है, और BEd वाला PG वाला भी कर सकते हैं, और UG जो कंप्लीट किए हुए हैं वो कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड कोर्स तीनों जो 12th पास किए हुए हैं या फिर 1 ईयर ड्रॉप लेके जो भी अप्लाई करने वाले हैं उसके हिसाब से उनका देखा जाएगा। और MAd जो BEd कर चुके हैं वो कर सकते हैं, और MA इन एजुकेशन का शायद UG जो कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, PG वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम आज MA इन एजुकेशन का है, BEd एंड MAd का जो भी अपना PG UG का वैलिडिटी है, वैसे ही MA इन एजुकेशन का सेम वैलिडिटी PG या फिर UG कोर्स जो भी किए हुए हैं वो कर सकते हैं। +2 के बाद नहीं कर सकते। MA मास्टर डिग्री कोर्स है तो इसके लिए बैचलर डिग्री मैंडेटरी है, मिनिमम बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री है तो और ही अच्छा है। नेक्स्ट अपना है इंटीग्रेटेड, इंडिविजुअल कोर्स का प्रेफरेंस दिया गया है सीट वाइज। तो जैसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, 55 ई स्कोर है, मैसूर भुवनेश्वर सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी
यहाँ पे सिर्फ भोपाल का 55 सीट है और ये है 2 ईयर बीएड का। 2 ईयर बीएड में सारे आरआईस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो भी आरआईस हैं यहाँ पे 2 ईयर एमएड में भी सारे आरआईस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है एमए इन एजुकेशन। एमए इन एजुकेशन में आरआई नेल्लोर का 55 सीट्स अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से हम लोग जो 2 कैटेगरीज है, एक है 60% ऑफ सीई मार्क और है 40% ऑफ प्रीवियस एग्जाम मार्क। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया, अगर आप 12th करने के बाद ये तीनों कोर्सेस में अप्लाई कर रहे हो तो आपका 40% मार्क जो कैलकुलेट होगा वो 12th का कैलकुलेट होगा सिर्फ, और 10th में जितने रखे हो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आप बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो आपका जो जिस 40% मार्क कैलकुलेट होगा वो पीजी का कैलकुलेट होगा। वो पीजी में अगर आपका 80% है और ग्रेजुएशन में आपका 70% है तो वो सिर्फ 80% का 40% निकालेंगे, 70% का नहीं निकालेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन जिसमें भी आपका जितना परसेंट है वो वैल्यूलेस है, सिर्फ पीजी का मार्क देखा जाएगा बीएड एमएड में। और जो भी बीएड एमएड इंटीग्रेटेड में, और जो बीएड है उसमें सिर्फ आप पीजी करके अगर बीएड भी कर रहे हो तो सिर्फ वो आपका यूजी का मार्क ही देखेंगे। यूजी में अगर आपका 80% है और 12th में आपका 60 था, 10th में आपका 30 था, तो वो कुछ नहीं देखेंगे। सिर्फ यूजी का अगर 80% है तो 80% का ही आपका 40% वो निकालेंगे जितना होगा उसका, और जो भी आरआईसी का मार्क है उसका 60% निकाल के जो भी 100% निकलेगा वो ही होगा आपका आरआईसी का स्कोर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपको मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे भी मेंशन है इंटीग्रेटेड के लिए 12th का मार्कशीट जितना भी मिनिमम 50% रखना है तो एलिजिबल हो। रिलैक्सेशन है 5% का, मतलब 50% जनरल के लिए और एसी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, और एमएससी एड के लिए भी वही 50% और 5% रिलैक्सेशन 12th में। और बीएड के लिए आपको जैसे कहा गया था, मतलब 55% चाहिए मिनिमम और 5% रिलैक्सेशन है एसी एसटी के लिए। लेकिन 55 और 50% से कुछ सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उसका 40% ले रहे हैं। तो जिसका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में रेस्पेक्टिव या फिर 12th रेस्पेक्टिव कोर्सेज में ज़्यादा मार्क रहेगा तो उसका ही एडवांटेजेस रहेगा ओवरऑल सी के एग्ज़ाम के थ्रू। अगर थोड़ा कम हो चुका है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपके में कम मार्क लिया जा रहा है आपके स्टेट के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर स्टेट कम कट ऑफ लिया जा रहा है और आपका कम मार्क है और सी में थोड़ा अच्छा स्कोर भी है तो आपका ओवरऑल मैनेज हो जाएगा। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि अगर सी में आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको एकेडमिक इतना ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। एकेडमिक इतना ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, मतलब 40% अगर कम मार्क है और रिजर्व कैटेगरी से हो तो सी के मार्क से आपका क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा परफॉर्मेंस। और एमएड के लिए वो मांग रहे हैं बीएड और बीएससी बीएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आपका 50% होना चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है। वैसे ही बीएड एमएड इंटीग्रेटेड के लिए आपको मांगा जा रहा है पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट 55% और 5% का रिलैक्सेशन, जैसे मैंने बोला था। और यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिए एमए इन एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री में 50% और 5% का रिलैक्सेशन, जैसे बीएड सोशल साइंस और बीएड साइंस में होता है। 2 ईयर बीएड साइंस, 2 ईयर सोशल साइंस में। और यहाँ पे एक हरियाणा के झज्जर में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड का कोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे हर डोमिसाइल के मतलब हर स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जो भी स्टेट में रिजर्वेशन है, जैसे अजमेर के अंदर सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ इसके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं आरआई अजमेर के अंदर। भुवनेश्वर के अंदर सिर्फ ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। आसाम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, तो ये सब आरआई भुवनेश्वर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कोर्स के लिए। और बीएड प्रोग्राम के अंदर ये था इंटीग्रेटेड के लिए, और बीएड प्रोग्राम के लिए झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और बिहार, ये सारे स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। और आरआई भोपाल में बीएड एमएड और एमएड इंटीग्रेटेड के लिए डिफरेंट पोजीशन है। जैसे यहाँ पर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड के लिए आपको ऑल स्टेट एलिजिबल मिलेगा और यूनियन टेरिटरी एलिजिबल मिलेगा, लेकिन आपका जो 2 ईयर बीएड एमएड कोर्स है उसके लिए सिर्फ सिलेक्टेड जो भी स्टेट है, यहाँ पे मेंशन है
ये सारे स्टेट आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पर एक RI नेल्लोर का, RI नेल्लोर में ऑल द स्टेट्स आर एलिजिबल और यूनियन टेरिटरीज आर एलिजिबल, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ऑल द स्टेट आर यूनियन टेरिटरीज आर एलिजिबल। यहाँ पे अगर आप डिटेली पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, जनरल OBC के लिए 1400 और SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और EWS के लिए 800, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक सिंगल कैंडिडेट मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मतलब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मतलब एक बंदा अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है कि B.Ed के लिए भी अप्लाई कर सकता है, उसके साथ साथ MA इन एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसका PG है तो B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और 2 ईयर B.Ed के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और MA इन एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मोर देन 1 एप्लीकेशन अवेलेबल है। सो जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कशन किया है उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है। आपको अगर इसको रीड करना है तो रीड कर सकते हो, वो अवेलेबल है PDF के अंदर। नेक्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। 2024 में जो भी सिलेबस था 2025 में भी सेम सिलेबस है। सिर्फ एक चेंजेस किया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ऐड किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले डिफरेंट है। तो उस हिसाब से CBT में चेंजेस इसीलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी है वो अभी CBT मोड में कंडक्ट हो रहे हैं। तो इस साल CE पिछले साल भी CBT मोड में कंडक्ट होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस साल कंडक्ट हो रहा है CBT मोड में, ठीक है। तो जो भी हमने मेंशन किया था, ग्रुप A में हमारे इंटीग्रेटेड वाले हैं, और ग्रुप B में B.Ed BA M.Ed एंड B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड, और MA इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, और लास्ट में M.Ed मास्टर्स इन एजुकेशन वो वाले हैं। तो डिफरेंट के हिसाब से हमारे डिफरेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चन भी अपना ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी लेवल का होने वाला है फॉर ग्रुप A, और ग्रुप B के लिए द क्वेश्चन लेवल एज एक्सपेक्टेड कैंडिडेट कॉम्पिटेंसी ऑफ ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के हिसाब से ग्रुप C का होने वाला है। जैसा प्रीवियस साल का था, इस साल का भी वही है। और हमारा जो भी मार्किंग सिस्टम है उसको अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और मेथड ऑफ ग्रेडिंग रैंक ये आप रीड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। और मेन चीज़ ये है कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। एक्सटेंड जो डेट आ रहा है एक्सटेंड हो सकता है, उसमें ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उस पर ही ट्रस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है 29 जून को हमारा एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन फॉर्म 29 मई से 17 जून तक हमारा अवेलेबल है। तो इस रेंज में ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। 17 तारीख का वेट नहीं करना, 15 से पहले ही कर देना है, क्योंकि 17 तारीख होते होते सर्वर स्लो हो जाएगा। अगर स्लो हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और जैसे रिजर्वेशन का सिस्टम है सब हर जगह, तो यहाँ पे 16, 15, 7.5, OBC 27%, PW 5% एंड EWS 10%, ऐसा रिजर्वेशन का सिस्टम है, ठीक है। तो ये था हमारा पोस्टल्स का इन्फॉर्मेशन। और 2 चीज़ को ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बस में हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी सेशन। तो ये जो 3 सेशन है इसका मार्क और वेटेज इक्वल नहीं है। जैसे इंग्लिश पे हमको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग में हमको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश में लेकिन मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो आपको उस हिसाब से वेटेज लेके चलना है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ईच क्वेश्चन कैरी करता है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, एंड अगर ठीक होता है तो 2 मार्क कैरी करता है। मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो दिस इज बेसिकली द सिलेबस ऑफ RICE। एग्ज़ाम के लिए 25 दिन बचे हैं, और मुझे लगता है कि इस 25 दिन में ये सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा, अगर आपका थोड़ा प्रीवियस नॉलेज है तो। और उसके बाद हम लोग थोड़ा मेरा स्कोर भी देख लेते हैं। तो मेरा स्कोर ये था, बेसिकली मैंने 2 वीक ही प्रिपेयर किए हैं, 2 वीक और 3-4 दिन एक्स्ट्रा, मतलब मान लो 17-18 दिन प्रिपेयर किया है। तो मेरा स्कोर ये है। तो उस हिसाब से अगर मैंने कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव मार्किंग हो गया था, लेकिन जितना भी स्कोर आया, मतलब आई गॉट सिलेक्टेड, तो उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा लास्ट में
मार्क कैलकुलेशन मेथड बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यू शुड हैव डेफिनेटली अप्लाई, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई कोई स्टेट में अगर आपका कम मार्क आया है वहीं पे भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटीग्रेटेड में आपका होगा 12th का मार्क कैलकुलेट होता है, और उसके लिए 10th का मार्क जो भी है वो मैटर नहीं करता। तो अगर आप 12th में अगर आपका मार्क है समझ लो 60%, तो 60% का 40% लिया जाएगा, 60% का 40% लिया जाएगा। तो 60% का 40%, 60% का 40%, 24 आता है। और अगर आपको RIC में 80% मार्क आया, RIC में 80% मार्क आया और 80% का अभी 60% लिया जाएगा, तो इसको काटने के बाद 48 आता है। तो 48 प्लस 24 होगा, जितना भी होगा 72। ये है आपका RIC का स्कोर, 72 इज़ बेसिकली इज़ योर RIC का स्कोर। तो इस हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जो 60% जो भी मार्क आएगा, यहाँ पे आपका 12th का मार्क कैलकुलेट ना करके आपका ग्रेजुएशन का मार्क कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अगर 2 ईयर PG करने के बाद भी 2 ईयर B.Ed अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपका PG का स्कोर कैलकुलेट नहीं करके आपका कैलकुलेट किया जाएगा ग्रेजुएशन का स्कोर। अगर इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो वहाँ पे PG का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये वैरी करता है, ये जो 40% वैरी करता है। लेकिन ये जो 60% स्कोर है, ये आपको क्या करना है, मतलब RIC का जितना ये मार्क है उसका जितना परसेंट आता है उसका आपको 60% लिया जाएगा RIC में कैलकुलेट होते वक्त, ठीक है। अगर समझ लो एक इनका है 75% मार्क RIC में, और उससे ग्रेजुएशन में सेकेंड सिचुएशन 70% है, ग्रेजुएशन में 70% है, तो इसका 60% लिया जाएगा RIC का 60%, इसका आएगा 60%, तो इसका आएगा 40 मार्क्स, और यहाँ का 70% का 40% आएगा 28। तो 45 प्लस 28 जो कि है 73, जो कि है 73, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है, और ये जो मार्क है आपका प्रीवियस मार्क ही कैलकुलेट होगा। जो भी एग्जाम का मार्क लिखा हुआ है तो आपका प्रीवियस मार्क कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि आपका 10th से, अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करने वाला है 2 ईयर B.Ed, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10th का भी मार्क कैलकुलेट होगा, 12th का भी कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं। जो लास्ट एग्जाम है फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स एलिजिबिलिटी का, तो वही कैलकुलेट होगा। और नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो जो भी ये सिलेबस का मेंशन है उसका हमने आधा पार्ट कवर कर लिया है, रीजनिंग का और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, स्ट्रैटेजी का आधा पार्ट कवर कर लिया है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी और डिटेल्स है और जो भी है आपको मैं चैनल के मेंबरशिप कोर्स में बता दूंगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे RIC का एक कोर्स है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे वीडियोज़ हैं, ये जो वीडियोज़ हैं इसको कभी पब्लिक करने वाला नहीं हूँ। ये जो तीनों वीडियोज़ हैं इसको मैं कभी पब्लिक करने वाला और नहीं हूँ। और जो भी 25 दिन नेक्स्ट 25 डेज़ में वीडियोस आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग, गेस्ट वर्क, ऑप्शन एलिमिनेशन जो भी आएगा, तो उसको मैं कभी पब्लिक नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको लेना है, आप 25 दिन का ये जो टाइम है इसको आप अगर चाहोगे नॉर्मल जैसा स्टडी करना का आप सोचोगे, आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके ये RIC का जो गाइड का जो है 2299 पर मंथ का है, 30 दिन अप्रोक्सीमेट टाइम है अपना RIC का। तो इस 30 डेज़ के लिए मतलब आप अगर ये कोर्स लेते हो तो रेगुलर बेसिस पे मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो भी मटेरियल्स है, जो भी नीडेड है आपको प्रोवाइड किया जाए। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा जो आपके मतलब रिवीजन करने में दिक्कत आएगा या फिर आपको सेल्फ एनालिसिस करने में दिक्कत आएगा। जितना भी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा तो वो एग्ज़ाम के रिलेवेंट होगा और डेफिनेटली आपको रिजल्ट लाने में मदद करेगा और आपका RIC का स्कोर बूस्ट करेगा, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि आपका स्कोर कम है या फिर कुछ है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 2024 का
उस ईच आर के RI भुवनेश्वर हो गया तो RI भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट के जाके प्रीवियस ईयर जो सिलेक्ट हुए थे उनका लिस्ट निकाल के देख सकते हो कितना कट ऑफ गया है, तो आपको कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर RI मैसूर का देखना है तो आप उसकी वेबसाइट में जाके 2024 में कितना कट ऑफ गया था वो देख सकते हो, आपको लगभग अंदाज़ा लग जाएगा। इस ईयर 1 या 2 मार्क ज़्यादा या फिर कम हो सकते हैं उस कट ऑफ मार्क से। तो पिछले 2 साल का एनालिसिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा 40% 60% कैलकुलेट करके आपको कितना परसेंट लाना है या फिर कितना CE में स्कोर करना है ताकि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाए। और मैं ये जो कोर्स लाने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको, ये वाला क्यों ज्वाइन करना चाहिए RAI का, पहला 2 नहीं, ये वाला क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी उड़ीसा B.Ed का एग्ज़ाम हुआ था और मैंने जो ये 2 प्लेलिस्ट में जो भी बताया था, ये 2 प्लेलिस्ट इसमें जो भी बताया था वो उसका मतलब अगर कोई अच्छे से फॉलो किया है 80% कंटेंट इसके बताए गए अनुसार ही आया है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया है। थोड़ा बहुत जो आया है वो मैंने वार्निंग दिया था कि वो डिफरेंट टाइप का आ सकता है, उसके हिसाब से ही आया है, ठीक है। तो ये 2 प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, अगर आपको उड़िया आता है या फिर ओडिशा से बिलोंग करते हो तो देख सकते हो, और जाके उड़ीसा B.Ed का ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो। देखना कि कितना सिमिलरिटीज़ आया है और बच्चे बहुत इस साल क्वालिफाई करने वाले हैं ये 2 प्लेलिस्ट के थ्रू, ठीक है। कितने वैल्यूबल है उन सबको पता है, और कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई भी टीचर नहीं बोलेगा मेरा ये प्लेलिस्ट देखो कितना आया है कितना नहीं आया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया जाता है वो जेन्युइन है, ये प्रूव है, बच्चों का प्रूव है। और ये कोर्स लॉन्च करने से पहले भी बच्चों ने बोला है कि आप जो भी लॉन्च करोगे हम लोग रहने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे चैनल पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे ज्वाइन करना, ठीक है। अब ज्वाइन करते ही आप अगर जब भी मेरे चैनल के होम पेज में आओगे, इसके होम पेज में आओगे तो यहाँ पे एक पोस्ट के साइड पे एक मेंबरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे जाके एक ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सभी पेड कंटेंट जो भी इस वीडियोस में है वो तो प्रोवाइड करूँगा ही, उसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी PDF है, प्लेलिस्ट है और जो भी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होने वाले हैं क्योंकि क्लासेस का टाइम नहीं है। क्लासेस अगर करना है तो यूट्यूब पे कर लो क्लासेस, क्योंकि ये जो प्रोवाइड किया जाएगा ये सिर्फ आपको जेन्युइनली कि आपको वैलिड कंटेंट आप देख रहे हो या फिर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है या नहीं, सिर्फ वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंटेंट है आप यूट्यूब पे सभी अवेलेबल है, लेकिन वो सभी रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको इरिलेवेंट स्टडी करना है तो आप कर लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन अगर आपको ये 20 या 25 दिन जो भी अवेलेबल है हमारे पास, इसको अगर आपको ठीक से यूटिलाइज़ करना है और आपको अगर थोड़ा बूस्ट चाहिए आपके प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन पे ऊपर क्लिक करके आप ये वाला 299 ये वाला ले सकते हो और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। डेफिनेटली दिस विल हेल्प। उड़ीसा B.Ed में मैंने जैसे बोला था डेफिनेटली हेल्प किया, और RIC में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और जो भी स्टेट B.Ed में अगर सिलेक्ट हो रहे हो, डेफिनेटली RI विल प्रोवाइड यू बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर योर कैरियर, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मैं और RI के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। और जितना भी वीडियोस आएगा, मैंने देखा मेरा उड़ीसा B.Ed का भी जो स्ट्रैटेजी था उसमें बहुत सारे कॉपी हो रहे हैं, डिफरेंट टीचर कॉपी कर रहे हैं, तो मैं ये RIC का जो कंटेंट है उसको कभी भी मैं नहीं लेने वाला फ्री के अंदर, जो भी आएगा पेड के अंदर आएगा। और वो भी जो वीडियोस है उसको कभी फ्री नहीं करने वाला, जितना भी जो कोई भी बोल ले, ठीक है। अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आपको अगर स्टडी करना है तो उससे भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हो अपने आप से तो आपके लिए अवेलेबल है सभी रिसोर्सेस, आप कर लो। लेकिन जिसको चाहिए, जिसको थोड़ा गाइड चाहिए, जिसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है, जिससे चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन बढ़ जाएगा, जैसे उड़ीसा B.Ed में बहुत सारे बच्चों का हेल्प हुआ था, आप प्रीवियस वीडियोस में कमेंट में देख सकते हो। डेफिनेटली RIC के एग्ज़ाम के थ्रू आपका हो जाएगा, और मेरा भी स्कोर अच्छा आया था प्रीवियस एग्ज़ाम के थ्रू। तो आपके लिए 2 प्रूफ है अवेलेबल, आप जाके देख सकते हो। RI उड़ीसा में जो साइंस का प्लेलिस्ट था उसमें भी आया था, और आर्ट्स का जो भी प्लेलिस्ट था उन दोनों में मेरा क्वेश्चन पेपर 2 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी के अंदर ही आया था। तो RIC में प्रेडिक्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है।